आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है देश के बच्चे दरिंदों के चुंगल में आजाद कौन कराएगा, मरियम नवाज का मज़ाहमती बयानिया, क्या हुकूमत को टफ टाइम मिल रहा है, अहले कराची का दर्द कौन महसूस करता है, पेट्रोल बम से बचत, बिजली के झटकों की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। रियासत शहरियों के जानो माल, इज्जत व आबरू की मुहाफिज होती है। तहफ़्फ़ुज़ का ये वादा रियासत का आइन शहरियों से करता है। आईने पाकिस्तान भी शहरियों को उनके जानो माल, इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है, लेकिन न जाने क्यों रियासत अपने इस वादे को पूरा करने में नाकाम है। इस रियासत के मासूम फूल दरिंदों के चुंगल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। ये दरिंदे नादीदा दुश्मनों की तरह कभी भी कहीं भी मासूम फूलों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। वक्ती तौर पर इस मामले को ठंडा करने के लिए मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वादे होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये वादे भी भुला दिए जाते हैं। आए रोज सोशल मीडिया पर किसी ना किसी मासूम फूल को इंसाफ दिलाने के लिए ट्रेंड्स लॉन्च किए जाते हैं। पूरी कौम इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी करती है, मगर रियासत के मुक़्तदर हल्के पिछले वाकयात की तरह ताज़ा वाकयात को भी भूल जाते हैं, उनसे सरफे नजर करते हैं। सोशल मीडिया सारिफीन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। रोज एक शहरी को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज करते हैं, मगर पिछले वाकये के बारे में रियासत को याद दहानी नहीं कराते हैं। यही रवैया दरिंदों को खुली छूट दे देता है। उन्हें फिर से एक और मासूम कली मसलने का मौका मिल जाता है, लेकिन जुल्म का ये राज आखिर कब तक जारी रहेगा? कब तक सिर्फ आहू और सिस्कियों के साथ मासूम बच्चों का इस्तेहसाल होता देखते रहेंगे? दरिंदों को कब और कैसे रियासत के कानून का खौफ महसूस होगा? कराची से गवादर और बलूचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान तक बच्चों का इस्तेहसाल जारी है, मगर उनके दुख का मदावा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। हाल ही में औलिया कराम के शहर मुल्तान में एक वाकया पेश आया, एक दर्दनाक इंदोहनाक वाकया पेश आया। 3 दरिंदों ने 12 साला ज़ैनुल आबिदीन को घर से साथ लिया। उसे कहा कि वो उसे मछली खिलाएंगे। इसी बहाने तीनों अफराद ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी को जतोई शहर से दूर ले गए, जहां उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। ज़ैन कुरैशी की मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इससे भी आगे उस पर फायरिंग कर दी। गोली ज़ैन कुरैशी के नाजुक अज़ा को मुतासर करते हुए जिस्म से आर पार हो गई। ज़ैन के वालिद एहसान कुरैशी अपने बेटे को लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जदोई पहुंचे। बच्चा जदोई के सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था, लेकिन बाप को एक और बड़े मसले का सामना था, और वो मसला था बेटे को इलाज के लिए मुल्तान लेकर जाना। जिस वक्त एहसान कुरैशी को हादसे की खबर मिली, उन्होंने अपनी जेब टटोली, जिसमें सिर्फ 50 रुपए थे। सिर्फ ज़रीफ़ी देखिए कि उस बाप की जेब में सिर्फ 50 रुपए का नोट था। डॉक्टर्स ने बेटे की हालत देखकर इलाज से माजरत कर ली, लेकिन खाली जेब बेटे के इलाज में रुकावट बनी हुई थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आहें और सिसकियां थी। बिलाखिर इलाके के लोगों ने चंदा जमा किया, एक रुपया जोड़कर मजलूम बाप की मदद की और उन्हें मुल्तान भेजने का इंतजाम किया। उस वक्त जो अगर ज़ैन की सिचुएशन की बात की जाए तो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। बाप अपने हवास खो बैठा। मकामी बासर शख्सियात ने मजलूम की ढारस बढ़ाने की बजाय उस पर सुलह के लिए दबाव बढ़ाया, उसको प्रेशराइज किया गया। सियासी नुमाइंदे मजलूम खानदान को लालच और धमकियों के जरिए जेर करने की कोशिश अब भी कर रहे हैं, जिसके बायस एहसान कुरैशी शदीद जहनी इस्तराब का शिकार है। वो बेचैनी में है। इस दौरान वो अस्पताल के सामने सड़क पार कर रहा था कि गाड़ी की टक्कर से बाप खुद भी जख्मी हो गया और उसकी टांग टूट चुकी है। एक लम्हे को उस बाप का दर्द महसूस करें जिसका बच्चा अजियत में मुब्तला है, जो जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बना, जिसके साथ दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। उस माँ की तकलीफ का एहसास शायद किसी को भी नहीं हो सकता। इस वक्त हर पाकिस्तानी ज़ैन कुरैशी के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ये मुतालबात भी बिल्कुल वक्ती नजर आते हैं। फिर एक और वाकया रूनमा होगा और ज़ैन कुरैशी को सभी भूल जाएंगे। इस वाक़े पर गर्द जम जाएगी। मुल्क में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात आए रोज उनमें इजाफा देखा जा रहा है, आए रोज रूनुमा हो रहे हैं। अभी चंद दिन कबल ही राजनपुर में एक 8 साला मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश नाकाम हुई है। अब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। एक शख्स छोटी सी बच्ची को मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था, बच्ची के साथ नाजेबा हरकत कर रहा था, बदफेली की कोशिश भी की गई। इसी दौरान पास से गुजरने वाले शख्स को एक शक गुजरता है, गुमान गुजरता है और वो शख्स को पकड़ लेता है। बादजा मुल्जिम को पुलिस के हवाले किया गया, जहां इंकशाफ हुआ कि ये मुल्जिम इससे कबल भी बच्चियों के साथ अखलाक वाख्ता हरकत कर चुका है। इस तरह की हरकत पहले भी हो चुकी हैं। ये वीडियो जरा आपके सामने रखते हैं, आपको अंदाजा होगा कि ये वाकया क्या है। मैं तेको अकलपुर तो टेक दांदा पिया, मैं तेको अकलपुर रोड तो टेक दांदा पिया। तू क्यों को के बुलाई गई थे? क्यों हाथ लेना पिया? मैं तेको देखदा खड़ा, तू आदा किथा भैया? वो बकवास करने, मैं तेको अकलपुर रोड तो टेक दांदा पिया।
हैं? यहाँ सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि ऐसे मुल्जिमान माशरे में आज़ादाना कैसे घूम रहे हैं। अब ये मुल्जिमान को जुर्म की खुली छुट्टी कैसे मिल जाती है, इसी हवाले से हमारी टीम ने मुल्जिमान से बात की है। इस वाक़े के मुल्जिमान जो ज़ैन कुरैशी वाक़े के पीछे है, जो कल्प्रिट्स हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो एतराफ़ भी कर रहे हैं। ज़रा उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाता है। किसने बुलाया था उसे, क्या था, कौन लेकर गया था उसे? उमर लेकर गया था उसे, कैसे लेकर गया था, ये पूरी बात बताओ तुम। बोलो शाबाश बोलो। रास्ते में मिल गया था उमर को, और मैं भी साथ था, 2 बाइक और भी थी, 4 लड़के भी थे। और उमर ने कहा था वो मच्छी खिलाऊँ, वो भाग कर आया, फिर वो खाने लगा चले, फिर उमर के साथ बैठ गया, हम साथ चले गए, 3 मोटरसाइकिल एक साथ, 2 मोटरसाइकिल वाले चले गए अपने घर पर, और मैं और उमर तीसरा जो लड़का था वो मिली को चले गए मच्छी खाने। और इनसे गलती होगी मैं खैर बात बस पहले की थी? नहीं, मैं नहीं। किसने की थी? तुमने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया, फायर किसने मारा? मुझसे गलती हो गई। फायर तुमने मारा है? बताओ। गलती थी। हर जुर्म का मुजरिम अपने किए पर नदामत का इजहार कर रहा है, एतराफ़ जुर्म भी हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सज़ा और जज़ा के निज़ाम में नरमी मुल्जिमान को जुर्म करने में आज़ादी देती है? क्या प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी से मुल्जिमान फ़ायदा उठाते हैं, बच निकलते हैं? ज़ैन कुरैशी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर उनके वालिदैन को इंसाफ की कितनी उम्मीद है? क्या पुलिस मुतासरा फरीक के साथ ताउन कर रही है? इस वक्त ज़ैन कुरैशी के बड़े भाई मोहम्मद ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से इस मामले पर बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस वाक़े के मुल्जिमान का आपसे या फिर बराह रास्त ज़ैन से कोई ताल्लुक़ या कोई शनासाई इससे पहले थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, और उनको हम जानते भी नहीं थे। तो फिर ज़ैन की मुलाकात इन तीनों मुल्जिमान से कहाँ, कब, कैसे हुई, इस बारे में आपको कुछ मालूम है? जी जी, 10 मुहर्रम हराम को 11:30 बजे किस मेन मकाम बाजार पर? में जी, उसको बाइक पे 2 लड़के आए, उसको कहा कि वॉलीबॉल का मैच है और मछली की दावत है, आओ हमारे साथ चलो, मछली की दावत खाने चलते हैं। नहीं, इन मुल्जिमान का वो ताल्लुक मछली की आपके दावत इलाके पे से गए है? कि वो बाइक इसी इलाके से है? जी जी, ये जो तीनों मुल्जिमान हैं वो हेलो, इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, यहीं के रिहायशी है? जी जी जी, हमारे गांव से थोड़ा सा पीछे वाला जो गांव है ना, उसी में रहते हैं, साथ वाले गांव में। तो इससे पहले भी कभी ज़ैन इनके साथ को वॉलीबॉल खेलने के लिए पहले भी जा चुके थे, जानते थे कि कौन लोग हैं, कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं? जी जी, वो हमारे इलाके में आए थे बॉल वगैरह खेलने के लिए ना, तो उसकी उधर जान पहचान हुई। उसके बाद उनके अपने इलाके में कोई मैच था या नहीं था, उसको बहाने से लेके गए कि उधर मैच है, आप हमारे साथ चलो और मछली की दावत भी है। वो छोटा बच्चा था बेचारा, उनके साथ चल पड़ा, उसको क्या पता कि हम मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। उसको लेके जा रहे थे, रास्ते में जंगल आया और जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे, तो भाई ने पूछा कि इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा जी इस जंगल के आगे ना हमारा घर है। उसने कहा ठीक है। जब बीच जंगल में गए तो उसके साथ उन्होंने ज़्यादती की, एक बार की ज़्यादती और दूसरी बार करने की कोशिश की। जब उसने भाई ने मना किया तब उन्होंने उसको फायर मार दिया नाजुक जगह पे उन दरिंदों ने। उसके बाद जो फायर मारा जिसने, वो भाग गया, दूसरे बंदों को भी बुला रहा था। उन्होंने कहा इसको हम उठाते हैं, उसे उधर ले जाते हैं। उसने कहा नहीं, पड़ा रहने देना, पानी देना ना, इसको उठाना है, ये इधर ही पड़ा रहे। बाकी जो 2 उनके मुसलमान थे वो खड़े रहे, उसको बाइक पे लेके रोड पे कहीं फेंका किसी क्लिनिक के साथ। उस क्लिनिक वाले डॉक्टर ने उसको उठाया, चारपाई पे लिटाया। फिर मेरे भाई को थोड़ा होश था, उसने कॉल मिलवाई मेरे अब्बू का नंबर बताया, कॉल आई हमें, हम फ़ौरन पहुंच गए। क्या पुलिस की जानिब से इस वाक़े की जो FIR का इंदराज है उससे मुताल्लिक आप पर कोई दबाव तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है? फ़िलहाल तो कोई दबाव नहीं आ रहा हमें, ना किसी कॉल ना कोई दबाव, फ़िलहाल कोई प्रेशर नहीं है हमें। और जो कार्रवाई जिन दफ़ात के तहत हो रही है आप उससे मुतमईन हैं? जी फ़िलहाल तो जो रपट कटी हुई है उसको मैंने देखा है और मैंने पढ़ा है, उस लिहाज से जो इसके साथ वाक़या हुआ है उस लिहाज से वो रपट नहीं कटी हुई।
मतलब उसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि इसका दफ़ा इतना है, वो नहीं लिखा हुआ। और उस इलाके के एमएनए एमपीएस या सियासी शख्सियात का जो रुझान है वो किस तरफ है, किस जमात से ताल्लुक है? क्या हुक्मरान जमात से हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन जमातों से ताल्लुक है? हुक्मरान जमात से हैं? जी पीटीआई जमात से ताल्लुक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है जी। तो इस केस को देखते हुए आप ये देख रहे हैं कि प्रेशराइज भी किया जा रहा है पुलिस को, मुल्जिमान की तरफ से असर रसूख भी रखते हैं, सब है। तो आपको अपील करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से और ख़ुद उस्मान बुज़दार साहब से जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार से हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। और मेरे भाई के हर कतरे का मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बाप के हर आंसू का मुझे इंसाफ चाहिए। और उन दरिंदों को दर्दनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ये वाक़या कोई करने से, सोचने से भी डर जाए। हमारा उनसे मुतालबा है इमरान खान साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुहैब आपके वक्त के लिए। मोहम्मद ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ैन कुरैशी के भाई हैं और अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं अब तक पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नामालूम वजूहात के बिना पर वो अभी तक राब्ते में नहीं आ रहे। इस वक्त मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। अब तक हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए गए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और ढारस बंधाने के लिए मुतासरीन की अब तक क्या किया है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हसास मौजू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं आपको अर्ज करूँ, पहली बात तो ये हमने ये देखनी है कि ये इस तरह के वाक़यात जो रोज़ ब रोज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं, ये किस रवैये की अक्कासी करते हैं। मासूम बच्चों के साथ, वो छोटी बच्ची हो, बच्चा हो, ये बढ़ते हुए वाक़यात हमें मिन हैसुल कौम, पूरी कौम से इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम मिल बैठ कर इस मसले का कोई हल सोचें। पंजाब गवर्नमेंट की जहाँ तक अर्ज़ है, ये वाक़या बेट मीर हज़ार, मैं चूँकि मुल्तान शहर से हूँ, ये मेरे हल्के से कोई 180 या 70 किलोमीटर के फासले पर है। मुझे इस वाक़े का इल्म किसी दोस्त ने टेलीफोनिकली कहा। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, इस बच्चे के वालिद के पास उस वक़्त को 50 रुपए सिर्फ जेब में थे और हमने इसको किराया इकट्ठा करके दिया मुल्तान जाने के लिए। मैं आपको अर्ज करूं, मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने आज उस बच्चे से मुलाकात भी की। पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया। बेड मीर हज़ार थाना है, 194/20 FIR नंबर है। ये 12 बजे दोपहर के करीब वाकया होता है। नदीम कुरैशी साहब, 3 बजे इसकी FIR दर्ज हो गई। आपको ये आप रियलाइज कर रहे हैं कि इस तरह के वाकयात आए रोज रूनुमा हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। जहां तक FIR की बात है, FIR का नंबर तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि FIR किन दफात के तहत दर्ज हुई है सर? देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, हमारे इंटीरियर में जो सूरत हाल है, मुझे इस बात को कहने पर कोई एतराज नहीं है। आज भी अगर कोई आम आदमी जिस चीज का बहुत बड़ा विक्टिम है, वो पंजाब पुलिस की मेजॉरिटी का रवैया है। मैं सबका नहीं कह रहा, सादा है सर वो कि FIR जिन दफात के तहत मैं आपकी बात की मैं आपकी बात की बिल्कुल तायीद कर रहा हूं। रेहान के जो FIRs में दफात होनी चाहिए थी, वो नहीं है। मैंने आज बताइए कि आपको मालूम है कि जिन दफात के तहत FIR होनी चाहिए थी, वो ना होने की वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये मालूम है सर? उसमें देखें, जब ये वाकया हुआ है, ये चूंकि बिल्कुल सादा से लोग हैं, गरीब लोग हैं, देहात से इनका ताल्लुक है। मैं फिर वजाहत कर दूं, ना मेरे हल्के से है, मैंने बीइंग पार्लियामेंटेरियन, मैं बता देता हूं कि इस वक्त जो मुतासरीन है वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। मुतासरीन का शकवा ये है क्योंकि मुल्जिमान बासर है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुतासरीन के पास तो 50 रुपए जेब में नहीं थे कि वो किसी अस्पताल में अपने बच्चे को ले जाते। अब जो मुल्जिमान है वो बड़े बासर है और उनका ताल्लुक, उनको सियासी पुष्पनाई हासिल है। सियासी पुष्पनाई उनकी है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से है, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एज वेल। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो इंसाफ का नारा लगाती है, उनके अपने MNAs MPs इस तरह के मुल्जिमान की पुष्पनाई कर रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, इसका जवाब है आपके पास? रेहान, देखिए
MNA MPs की अपनी अपनी लोकल ग्रुप बंदी होती है। मैं इस बात पर कतई ना मानने पर तैयार हूं। मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्ट हूं। अगर मैं आगे बढ़कर गया हूं, मैंने उन बच्चों को, उस फैमिली को तमाम उसका खर्च उठाने का ऐलान जो किया है, देखिए हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लीगल असिस्टेंस के लिए। 27 है जो आप कर रहे हैं, ये अप्रिशिएबल है, लेकिन वहां पर जो कुछ हो रहा है सर, क्या उस्मान बुज़दार साहब के नोटिस में आप लेके आएंगे कि वो कौन से MPs MNAs हैं जो उनके सूबे के अंदर बैठ के इस तरह के मुल्जिमान जो घिनौने धंधों में मुलव्वस है उनकी पुष्पनाई करते हैं? नदीम कुरैशी साहब, आप इमरान खान साहब का वीएन देख ले, आप सरदार उस्मान बुज़दार साहब का 2 साल में पंजाब में किसी भी ला कानूनियत के वाक़े पर उनका एक्शन देख ले। एक्शनेबल हम देखना चाहते हैं कि अमली इक़दामात क्या हो रहे हैं, फील्ड में क्या हो रहा है सर, विजन से, तकरीरों से कोई सरोकार नहीं। देखिए रेहान, मैं आपको एक अर्ज करूं, हमारा इस पर जीरो टॉलरेंस है। मैं आपको हुकूमत के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से ये अर्ज करना चाहता हूं, मैंने कल टाइम लिया है उस्मान बुज़दार साहब से, और मैंने पिछले 2 साल में जहां जहां पंजाब में कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ, पंजाब गवर्नमेंट डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को जरा दोबारा डायल कीजिएगा, देखिए अगर वो लाइन पे आते हैं तो हम सुनवा देते हैं नदीम कुरैशी साहब को भी उनकी गुफ्तगू। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ को ट्राई कीजिएगा। जी कुरैशी साहब, देखिए मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ऐसा ये होता है कि लोकल पॉलिटिक्स में बाज़ औक़ात मुल्ज़मान पॉलिटिकल वेटेज लेने के लिए भी किसी के साथ अपने आप को मंसूब करते हैं। मैं किसी शख्स को इतना बेरहम नहीं समझता कि 14 साल के बच्चे के साथ एक बदफेली की कोशिश की जाए और उस कोशिश में नाकामी पर उसको फायर मार दिया जाए। वो बच्चा आज भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मुझे लास्ट वन सेंटेंस सर, बॉटम लाइन क्या है, हुकूमत क्या करेगी? उस्मान बुज़दार हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान जिनका विजन आप बता रहे हैं, इंसाफ की हुकूमत है, बताइए वो क्या करेंगे? देखिए FIR फौरन दर्ज हुई, 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ अभी तफ्तीश होगी। मैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको मैंने रिक्वेस्ट की है मुद्दईयान को कि अब आपने हिम्मत करनी है, आपने अपने गवाहान को हम हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये पंजाब में एक टेस्ट केस बनाना है इसको। मैंने इंशाल्लाह लॉ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल हमारा पंजाब असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, मैंने अपने बहुत सारे अरकान असेंबली को ऑन बोर्ड लिया है। बिल्कुल ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपकी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है। इस वक्त डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इस वक्त डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी का जो मामला है, ये वाकया रिपोर्ट होने से अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो सकी है? जी थैंक यू वेरी मच। ये 10 मुहर्रमुल हराम को तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब पुलिस को थ्रू 15 कॉल जो इत्तला मिली थी कि ऐसा एक वाकया रूनुमा है जिसके ऊपर 10 मुहर्रमुल हराम में चूंकि पुलिस इसकी तमाम जुलूसों में डिप्लॉयमेंट की, इवन देन जो है हमने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर, और उसमें जब हक़ाइक़ सामने आए तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हुई कि ये जो 15 साल बच्चा ज़ैनुल आबिदीन है उसके साथ जो है उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक उसके साथ जो है अटेम्प्ट किया गया अब्यूज़ करने के लिए उसको, और वो 2 लड़कियों के साथ जो कि उसके जानने वाले थे वो उसको लेके गए, और वहाँ पे फिर एक तीसरा लड़का जिसने फिर उसको जो है फोर्सफुल उसके साथ जो है अब्यूज़ करना चाहा तो उसने रेजिस्ट किया तो उसको उसने फायर मारा जो है। तो उसके बाद जो है उनकी जो मुल्ज़मान हैं 3 का नामजद किए गए FIR के अंदर जो है, और उन 3 में से 2 वो जो है इनिशियली फर्स्ट ही अरेस्ट कर लिए गए थे जो विद इन 24 आवर्स, और तीसरे जो मुल्ज़म है अभी उसकी अरेस्ट पेंडिंग है और उसमें को भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द गिरफ्तार कर। अच्छा नदीम अब्बास साहब, मुझे बताइएगा कि बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती और इस्तेहसाल का मामला है, ये इसके मुताबिक क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है? और अभी इस केस के अंदर इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो क्या ज़ाब्ते की कार्रवाई बेआईनी ही वैसे ही अमल में लाई जा रही है जो कानून कहता है? जी इसमें जो है जिस तरह जो रेलिवेंट जराइम है उसके तहत FIR जो है फौरन इसमें जो है लॉन्च की जाती है नंबर 1, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मरहला जिसके अंदर जो है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और तमाम जो है एविडेंस को कलेक्ट करना, वो तमाम सारे मराहिल इसमें शामिल हैं। नदीम साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो मुतासरीन है वो ये भी कह रहे हैं कि FIR के इंदराज के वक्त जो दफात इसमें दर्ज होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, और जो मतन है FIR का वो इस कहानी से कुछ मुख्तलिफ बयान किया जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह क्योंकि मुल्ज़िमान बड़े बाअसर हैं, असर और रसूख के मालिक हैं, तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं पुलिस को। जी नहीं, बिल्कुल ये सतरा नहीं है कि जो है वो विक्टिम फैमिली जो है बिल्कुल जो है वो हमारे साथ जो है उनके साथ हम बिल्कुल शाना बशाना है उनके, और तमाम जो रेलिवेंट ऑफेंसेस हैं इसमें तो जो फाइल लगा था 324 का ऑफेंस उसमें लगाया गया है, नंबर 2 उसमें जो है जो सॉडमी का बताया गया था उसका जो है ऑफेंस अटेस्ट किया गया है।
तो उसमें बिल्कुल जो रेलिवेंट ऑफेंसेस हैं तमाम जो है उसके अकॉर्डिंग जो अच्छा, बच्चे के साथ जो जिनसी ज्यादती हुई है उससे मुतालिक ऑफेंस भी शामिल किया आपने FIR में? जी वो भी शामिल है इसमें जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं नदीम अब्बास साहब, मैं इसलिए कंसर्न हूं कि अमूमन इस तरह के वाकयात में प्रोसिक्यूशन कमजोर रह जाने से जो मुल्जिमान हैं वो आसानी से छुटकारा हासिल कर देते हैं और बड़ी आसानी से हम उनको सेफ एग्जिट दे देते हैं। तो प्रोसिक्यूशन की हद तक ये कितना स्ट्रांग लग रहा है आपको? जी इसमें हमारी क्लियर जो है इसमें पॉलिसी है, किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं है केस के अंदर जो है किसी मुलजम को किसी भी किस्म की जो है वो इसमें कोई जो है किसी भी किस्म का जो है वो ऐसा ना सोचे कि वो इसमें किसी किस्म का जो है वो किसी तरीके से भी कानूनी तरीके से भी कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेगा। और पुलिस का रिस्पांस इसमें डे 1 से ही जो है वो बेहतरीन रहा है और आइंदा भी इसमें जो है जो केस डेवलप करना है कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। अच्छा नदीम साहब, इंसदाद दहशतगर्दी के मुतालिक भी दफात इसमें शामिल की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बच्चे को हरास किया गया है और 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक जंगल में ले जाकर ये तमाम तर कार्रवाई हुई है, चाहे वकूआ अगर देखी जाए, और जिस तरह का मामला है, क्या इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल है इसमें? कोई इस हवाले से कुछ दहशतगर्दी की दफात भी है इसमें? अभी जो है प्रोसिक्यूटर के थ्रू हम इसमें ATA की जो है वो लीगल ओपिनियन के बाद इसको ऐड करेंगे। आज डिस्कस किया हमने इसको केस में ATA का सेक्शन अटैच किया जाए, इसके अंदर जो है ऐड ऑन किया जाए। लेकिन अभी ऐड नहीं हुआ है इसमें? जी अभी नहीं ऐड किया, लेकिन इसको प्रोसिक्यूशन के ओपिनियन के बाद इसको ऐड करेंगे जब प्रॉपर आफ्टर फॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। ATA के तहत अभी जो दफात हैं वो FIR का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के साथ कंसल्टेशन के बाद ये मामला अमल में आएगा और उम्मीद करते हैं कि मुल्जिमान जो है वो कैफिर किरदार तक भी पहुंचेंगे। बच्चों के साथ ज्यादती का ये कोई पहला वाकया नहीं है और शायद ये दास्तान यहाँ पर ही खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान में हर साल बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के वाकयात में रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है। डॉन अखबार में 26 अगस्त को शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में रवा साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान 1489 बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया है। यह तादाद गुज़श्ता साल के इसी असना के मुकाबले में 14% ज्यादा है। इसी तरह बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से काम करने वाले गैर सरकारी इदारे साहिल ने भी 6 माह की रिपोर्ट जारी की है। इदारे के मुताबिक बच्चों से जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात में इजाफे की वजह कोरोना वायरस आलमी वबा को करार दिया गया है, क्योंकि बच्चे घरों में थे और 55% वाकयात में इस्तेहसाल करने वाले बच्चों के करीबी रिश्तेदार या फिर अजीज थे। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान रोजाना 8 से ज्यादा बच्चे इस्तेहसाल का निशाना बने हैं, जिसमें से 785 जो है वो कम सिन लड़कियां और 704 लड़के शामिल हैं। केसेस के एतबार से अगवा के 331, बदफेली के 233, बच्चों के लापता होने के 168, रेप के 160, रेप की कोशिश के 134, गैंग बदफेली के 104, यानी गैंग रेप के 104 है, बदफेली की कोशिश के 93 और गैंग रेप के 69, बच्चों की शादी के 59 और जिनसी ज्यादती के बाद बच्चों के कत्ल के 38 वाकयात रिपोर्ट हुए। मजमूई आदादोशुमार के मुताबिक इन केसेस में 53% लड़कियां जबकि 47% लड़के इस्तेहसाल का शिकार बने हैं। इसमें 490 मुतासिरीन की उम्र 11 से 15 बरस और 331 की उम्र 6 से 10 साल के दरमियान थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहसाल के 57% वाकयात पंजाब, 32% सिंध और 6% खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 35 से जायद, बलूचिस्तान में 22, आज़ाद कश्मीर में 10 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 केस रिपोर्ट हुआ। इसी तरह देही इलाकों में बच्चों के इस्तेहसाल के वाकयात की शरह 62%, जबकि शहरी इलाकों में 38% रही है। डेटा से यह बात भी सामने आई है कि 90% केसेस का पुलिस के पास इंदराज कराया गया। 135 केसेस के इंदराज की खबर अखबारात में शाया नहीं हुई। 7 केसेस पुलिस में दर्ज नहीं कराए गए, जबकि 7 केसेस पुलिस ने दर्ज करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 28% केसेस उन मेजबान के घरों में रूनमा हुए जो बच्चों के जानने वाले थे, यानी उनके साथ बच्चों की एक्वेंटेंस थी। 11% मुतासरा बच्चों के अपने घरों, 8% गलियों, 4% खेतों, जबकि 11% केसेस दीगर मकामात पर रूनमा हुए। रिपोर्ट होने वाले तमाम केसेस में 59% मुजरिम जानने वाले, 1% अजनबी, जबकि 6% जानने वाले अजनबियों के साथ थे। यकीनन यह आदाद शुमार होश उड़ाने के लिए काफी हैं, खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मासूम बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए इकदाम उठाए जाएं, ताकि मुस्तकबिल करीब में ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सके। या एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या मरियम नवाज का मज़ाहमती बयानिया हुकूमत के लिए खतरा बन रहा है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। नैब लाहौर ऑफिस से शुरू होने वाला मरियम नवाज का मज़ाहमती बयानिया मरी के पहाड़ों से होता हुआ बाराकाऊ के रास्ते इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। आज मरियम नवाज शरीफ ने एक काफले की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सफर तय किया।
मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए रवाना हुई, जहां बारा को पहुंचने पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी गाड़ी पर फूल निछावर किए। मरियम नवाज की गाड़ी उनके शौहर मोहम्मद सफदर चला रहे थे। कैप्टन सफदर उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जबकि गाड़ी में परवेज रशीद भी मौजूद थे। लीगी रहनुमा का काफिला अठाल चौक बारा को पहुंचा तो कारकुनान के नारों का जवाब देने के लिए मरियम नवाज खुद गाड़ी से बाहर आ गई और हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब देती रहीं। बाराकऊ से मरियम नवाज का काफिला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए रवाना हो गया। इस दौरान कारकुनान ने उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद थी, जहां पुलिस और लीगी कारकुनान के दरमियान बदनज़मी भी देखी गई और पुलिस की जानिब से एहसन इकबाल, अमीर मकाम और राजा जफरुल हक को धक्के दिए गए, जबकि पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी अहाता अदालत में जाने से रोक दिया। अदालत पहुंचने पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि मकाफात अमल तो शुरू होना ही था, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक टाइमिंग है। मरियम नवाज का कहना था कि हम नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल कर, लंदन में इलाज चल रहा है, वो वतन वापस आने के लिए बहुत बेचैन है, लेकिन मेरी नवाज शरीफ से जिद होगी कि जब तक इलाज नहीं हो जाता वापस ना आए। हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर लें। हमारे लिए तो देखें इल्जामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोजा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, एक नहीं दो नहीं तीन मरतबा सजाएं काटी। उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। केस की समाअत के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अपीलें दायर कर रखी हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। अब तफसीली फैसला क्या है, इस हवाले से डिटेल्स क्या हैं, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल दे रहे हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त नवाज शरीफ की जानिब से अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस से पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में जेर इलाज हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ अस्पताल में नहीं है। नैब को नोटिस जारी किया गया, जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहांजेब भरवाना ने वसूल किया। नैब ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालिफत की। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं है, उनको मफरूर करार दिया जाए। अदालत ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक मालूम करने के लिए कोई कार्रवाई की है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अरशद महमूद कियानी ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। बाद अज़ां अदालत ने तफसीली फैसला जारी किया। अदालत का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए नवाज शरीफ को सरेंडर करने का एक और मौका देती है। नवाज शरीफ आइंदा समाअत से कबल अदालत में पेश हो जाए और खुद को मुतल्लिका अथॉरिटी के सामने पेश कर दें। नवाज शरीफ अगर पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के अलावा भी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। अदालत ने फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत की जमानत में तौसी ना देने पर जमानत उसी रोज खत्म हो गई थी। नवाज शरीफ अब जमानत पर नहीं और अदालत के रूबरू भी पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ ने उनका नाम ECL से निकलने और फिर बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटीमेट नहीं किया था, आगाह नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट के नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालकर बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालती फैसले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस अपील में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अदालत ने नवाज शरीफ को एक बार फिर मौका दे दिया है, क्या नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। मरियम नवाज शरीफ की खामोशी के बाद दोबारा मज़ाहमत के केस पर क्या असरात होंगे। क्या नवाज शरीफ की पेशी केस की नौयत को तब्दील करने का बाइस बनेगी। इन तमाम तर सवालों का जवाब जानेंगे, खासतौर पर इसका जो लीगल ओपिनियन है, लीगल मैटर्स पर राय लेने के लिए इस वक्त साबिक अटॉर्नी जनरल मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ साहब को अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म दिया है सर, और हुक्मनामे में ये भी कहा है कि अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के अलावा भी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। तो इरफान कादिर साहब, अगर कोई कार्रवाई करती है इस हवाले से तो इस एतबार से क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है नवाज शरीफ के खिलाफ। फिलहाल मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो मुल्क से जो बाहर गए हैं वो कोई भाग के एज एन एब्सकॉन्डर नहीं गए, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद गए हैं और पंजाब गवर्नमेंट से परमिशन लेके गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने भी उनको बेल ग्रांट की है और वो सारी जो परमिशन उनको मिली है वो इस शर्त पे मिली है कि शहबाज शरीफ साहब अंडरटेकिंग दें, और शहबाज शरीफ साहब की अंडरटेकिंग में ये लिखा हुआ है कि जब वो रूह बसेत होंगे तो फिर वो तशरीफ लाएंगे। लेकिन इरफान कादिर साहब, वो जमानत तो 27 फरवरी को मुस्तरद हो गई था। नहीं, वो मुस्तरद तो हो गई है, लेकिन वो जो अंडरटेकिंग है
अंडरटेकिंग अगर वो इम्पोज नहीं कर सकते तो फिर वो इस तरह से मुस्तरद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो अंडरटेकिंग की कंडीशन है जो कि इन्होंने मानी है पंजाब हुकूमत ने, उसके तहत जरूरी है कि वहां के डॉक्टर्स जब तक नहीं कहेंगे। इसमें इस वक्त जो अपील है वो नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज या रेफरेंस के खिलाफ, तो ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब हक की अपील खो दें फिर इस तरह के? नहीं, हक की अपील कैसे खो सकते हैं? अपील तो उन्होंने फाइल कर दी है, अब तो उनको डिसाइड करनी पड़ेगी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उनको चाहिए अपील डिसाइड करें। अगर अपील में उनको सजा दे देते हैं वो मियां नवाज शरीफ को, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि उनको पाकिस्तान कैसे लाना है अगर वो नहीं आते। लेकिन अगर अपील अभी डिसाइड ही नहीं हुई तो इस वक्त तो ये प्री मैच्योर है कि उनको वापसी का मुतालबा किया जाए इस तरह से। लेकिन हो सकता है कि वो खुद ही आने को तैयार हो। अगर वो खुद ही आ रहे हो तो फिर तो सारी कंट्रोवर्सी और फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा ना। फिर तो सबसे बेहतर हो जाएगा कि जो अदालत कह रही है वो भी हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब खुद भी आ जाएंगे और इस केस को परसू कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर अपील क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा जा रहा है, जिसको शायद इस वक्त कोर्ट जो है वो देने की मूड में नहीं दिखाई दे रही है, और कोर्ट ने कहा है कि वो खुद जो आ जाए नेक्स्ट हियरिंग से पहले, अदरवाइज हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर अपील नवाज शरीफ साहब की है और वो आते भी नहीं है उसमें, तो मैं इस तनाजुर में पूछ रहा हूं कि क्या फिर वो हक की अपील लूज हो सकती है? मुझे तो लगता है कि कोर्ट उनको इस्तिस्ना देना चाहती है, शायद इसीलिए बुला रही है, क्योंकि कोर्ट ने ये भी तो कहा है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अपने तौर पे बताए कि उनकी सेहत के हवाले से गवर्नमेंट के पास क्या रिपोर्ट्स हैं। ये भी तो कोर्ट ने कहा है, वरना वो गवर्नमेंट पे ना डालते। वो स्ट्रेट अवे कहते कि नहीं हम तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये खातिर खा जवाब नहीं दे सकती तो उसका भी फायदा मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ भी उठाएंगे। ठीक है, और आप समझते हैं कि अगर मेडिकल रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर दी जाती हैं कोर्ट में तो उससे भी बेहतरी आ सकती है? नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो कहा है कि कार्रवाई होगी वो कार्रवाई रोक सकती है। आप सही फरमा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था इनकी जमानत का, तो ओवरवेलमिंग मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा था कि इतनी ओवरवेलमिंग रिपोर्ट्स हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है मासवा इसके कि हम इनको 2 वीक्स का टाइम दे दें, 8 हफ्तों का टाइम दे दें, 8 हफ्तों की जमानत दे दें। उन्होंने दी जमानत। अभी भी मेडिकल रिपोर्ट्स पे सारा डिपेंड करेगा। ये कोई इस तरह तो नहीं है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स को जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने माना तो अब उसको उठा के तो बाहर तो नहीं फेंक सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल मुमताज माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब मेडिकल इवैल्यूएशंस की बात आएगी तो वो अदालत नहीं करेगी, मेडिकल बोर्ड से राय लेगी, और इससे पहले हुकूमत कह चुकी है कि नवाज शरीफ धोखा देकर गए हैं। या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि कराची के दर्द की दवा कौन करेगा। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कराची के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान उन्होंने काबीना के इजलास के दौरान किया है। वजीर आजम ने काबीना अरकान को बताया कि उन्हें कराची के शहरियों की मुश्किलात का इदराक है और वो खुद 2 दिन के बाद कराची पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार भी किया कि वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाएगी और वो कराची में ट्रांसपोर्ट, सीवरेज समेत तमाम मसाइल को हल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म हैं, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी कराची के मसाइल हल करने के लिए 6 नुकात पेश कर दिए हैं। वो 6 नुकात क्या हैं, कराची के मसाइल के हल के लिए वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। गिनती सही करो, सूबे के शहरों को खुद मुख्तार करो, सूबे के जिलों को खुद मुख्तार करो, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को अलग करो, 6 और 7 डिस्ट्रिक्ट खत्म करके कराची को दोबारा 18 टाउन्स पर बहाल करें। 18 डिफरेंट मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है। एज फार एज म्यूनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न, इसको एक इलेक्टेड मेयर के अंडर में होना चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची की बेहतरी के लिए 6 नकाती एजेंडा पेश कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए मंसूबे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वफाक कराची के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है? कराची पैकेज पर अमल दरामद के लिए वफाक और सिंध में ताउन किस हद तक हो सकेगा? क्या ये पैकेज महज ऐलानात ही साबित होंगे? क्या कराची के शहरी इस पैकेज से मुतमईन होंगे? यकीनन ये सवालात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आज कराची के एक अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें पावर डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारों की आपस में कोई हमाहंगी नहीं है। इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दे रही है। आज भी आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। शहर में माल बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
मौजूद चीफ जस्टिस का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट 4 साल तक रही लेकिन एक नाली तक नहीं बनाई। लोकल गवर्नमेंट वालों को जितने भी पैसे मिले वो तनख्वाहों पर खर्च किए गए हैं। कराची में KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड है लेकिन उनके मुलाजिम नजर नहीं आ रहे। लगता है सारे घोस्ट मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। यह सवाल उठता है कि हुकूमत इदारों पर अपनी रिट कायम करने में नाकाम क्यों है। क्या कराची पैकेज के नाम पर वफाक और सूबाई हुकूमतें महज अल्फाज का हेर फेर करती रहेंगी? सवाल यह भी जन्म लेता है कि कराची के मसले की दुरुस्त तशखीस की बजाय वक्ती हल तलाश क्यों किया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि शहर कायद के मसाइल की दुरुस्त निशानदही करके उनका इलाज तलाश किया जाए ताकि मुस्तकबिल में सियासत की बजाय कराची के बासियों के हालात हकीकी मानों में बदले जा सकें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।